हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 21 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो इसके रेगुलर नहीं हुए थे, बस मतलब ऐसे ही है, जब मन करता है मेरा पढ़ाने का तभी मैं पढ़ा देता हूँ। कोई टीचर की कैटेगरी नहीं बना रखी मैंने, तो सिर्फ मन करने के ऊपर है, पढ़ा देता हूँ। रेगुलर रह भी जाता हूँ, कई बार नहीं भी रह पाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि रेगुलर रहूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, इसके अलावा देखिए वो कहाँ से है, तो महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, तो इनको क्या हुआ है, मतलब देखिए जीएस पेपर 1 में यूनिट आप देख ही रहे हैं। तो इसका संदर्भ क्या है कि पाकिस्तान में स्थित जो लाहौर है, ठीक है, उसके किले में जो सिख साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे, महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, इनकी घोड़े पर जो है 9.25 फुट की एक ऊंची कांसे की निर्मित मूर्ति थी, उसको जो है तोड़ दिया गया है पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पे मंदिर वगैरह को तोड़ देते हैं, तो इस घटनाक्रम में जो है ये अब ऐड हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत ने जो है इस जो घटनाक्रम था इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, जैसे कि हिंदू हैं, उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं खतरनाक दर तक बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, रणजीत सिंह और लाहौर, मतलब ये हमारी क्या थी, ऊपर वाली न्यूज़ थी। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कि हमारे लिए नीचे का जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो रणजीत सिंह और लाहौर है, तो जो महाराणा रंजीत सिंह थे, जिनका कार्यकाल कितना था, 1780 से 1839। उन्होंने क्या किया, जो लाहौर है उनके हिंदू, मुस्लिम और जो सिख जितने भी अभिजात वर्ग थे उनके द्वारा जो शहर था उस पर शासन करने हेतु आमंत्रित किए जाने के बाद 1799 इसमें जो है लाहौर को अपने नियंत्रण में ले लिया था, 1799 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो लाहौर में शांति और सुरक्षा स्थापित की, और शहर के, मतलब ऐसा कहा जाता था कि सिखों की जो आर्मी थी वो बहुत मजबूत आर्मियों में से एक थी। ठीक है, तो इनमें जो है शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव को जो है पुनर्जीवित जो है किया गया। उन्होंने 1801 में खुद को क्या किया, पंजाब का महाराणा घोषित किया, और सिखों के अलावा जितने भी समुदाय थे उनके प्रति धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सबको जो है एक बराबर धर्म जो है अपनाते हुए अपने शासन का विस्तार किया। इसके अलावा उन्होंने बादशाह जो अकबर थे उनके द्वारा बनवाए गए जो लाहौर के किले थे उसकी मरम्मत भी करवाई। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, तो 13 नवंबर 1780 को हुआ, पंजाब के गुजरांवाला इसके अंतर्गत हुआ था, जो कि किस में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, उस समय जो पंजाब है उस पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था, और यह क्षेत्र कई जो मिसल थे, अलग अलग जो सरदारों में होते हैं, मिसल्स होते हैं, उनमें विभाजित था। ठीक है, तो बाद में रंजीत सिंह ने परस्पर युद्धरत रहने वाली जो मिसल है, मतलब आपस में ये लड़ते रहते थे, इनको परास्त करके 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद एक एकीकृत सिख साम्राज्य इसकी जो है स्थापना की। कब की, 1799 में। ठीक है, महाराणा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें लाहौर के जो पश्चिम था उसकी ओर खदेड़ दिया। इसके बाद उन्हें जो है पंजाब का शेर या फिर शेर पंजाब इसकी उपाधि दी गई। ठीक है, लाहौर महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु होने तक उनकी राजधानी बना रहा, जो कि पाकिस्तान में है। उनके सेनापति जो हरी सिंह नलवा थे, उन्होंने जो खैबर दर्रा है जो कि पाकिस्तान की इस साइड पे पड़ता है, बिल्कुल टॉप के आसपास पड़ता है। ठीक है, उसके मुहाने पर जमरूद किले का निर्माण करवाया। इसी मार्ग से विदेशी शासक जो है भारत पर आक्रमण करते थे। अपनी मृत्यु के समय जो महाराणा रणजीत सिंह थे उन्होंने भारत में एकमात्र जो है वो संप्रभु नेता थे उस समय पे, मतलब जबकि उस समय तक अन्य सभी जो राजा थे उन्होंने किसी न किसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके नियंत्रण में वो आ चुके थे। ठीक है, ये अभी तक संप्रभु नेता थे। प्रशासन की अगर बात करें तो जो महाराणा रणजीत सिंह थे उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में जो यूरोपीय अधिकारी थे, ठीक है, विशेष रूप से जो फ्रांसीसी थे, जिनकी जो ब्रिटिश थे उनके साथ लड़ाइयाँ वहाँ पे चलती रहती थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को उसके अंतर्गत तैनात किया। अपनी सेना का आधुनिकीकरण जो करने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी जो जनरल थे जीन फ्रैंकोइस जो एलार्ड उनको नियुक्त किया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो महाराणा रंजीत सिंह थे उनके साम्राज्य में जो काबुल और संपूर्ण जो पेशावर है उसके अलावा मुगलों द्वारा जो शासित लाहौर और मुल्तान था वो प्रांत भी शामिल थे। ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी उन्होंने राज किया। उनके राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पूर्व में जो है लद्दाख तक विस्तारित थी, जो कि भारत में है। जम्मू के एक सेनापति जो जोरावर सिंह थे उन्होंने रंजीत सिंह के नाम पर लद्दाख पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, मतलब नाम जो है इनका इस्तेमाल करके लद्दाख पर जो जोरावर सिंह था उसने विजय प्राप्त की। इसके अलावा उनको जो साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में जो खैबर दर्रा था और दक्षिण में पंजनाथ था,
जहाँ पंजाब की जो 5 नदियाँ है वो सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। मतलब पंजाब 5 नदियाँ मिलती है, इसी की वजह से पंजाब कहा जाता है। तो इस तक जो है ये फैला हुआ था। उसके अलावा स्थापत्य अगर योगदान देखें तो उन्होंने जो अमृतसर का हरि मंदिर है, जो कि गोल्डन टेम्पल है, उसको साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना उस पर मढ़वाया था, ठीक है। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर या फिर गोल्डन टेम्पल कहते हैं, जिसका पहला नाम क्या था, हरि मंदिर, ठीक है। उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो गुरु गोविंद सिंह के अंतिम विश्राम स्थल है, जिसे हुजूर साहिब कहते हैं, उस गुरुद्वारे का वित्त पोषण करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है, ठीक है। नांदेड़ के अंदर है सबसे जो भारत का बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, हुजूर साहिब जिसे बोलते हैं। अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 1 सी है, 1921 का मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह, जो कि आपने सुना होगा पहले भी, यूनिट आप देख ही रहे हैं। मतलब जिसपे जो है हिंदुओं को मारा गया था मुस्लिमों के द्वारा। मोपला क्या होता है, मुस्लिम होता है, ठीक है। तो 20 अगस्त को क्या होगा, जो मालाबार विद्रोह है उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इस विद्रोह को जो है मोपला या फिर मुस्लिम दंगों के रूप में भी जाना जाता है। जो मालाबार विद्रोह या फिर मोपला विद्रोह है उसको अक्सर जो दक्षिणी भारत है उसमें हुए पहले राष्ट्रवादी विद्रोह में से एक माना जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक विद्रोह था ये एक तरह का। इस विद्रोह के दौरान हुए दंगों के कारण मालाबार क्षेत्र में सैकड़ों हिंदुओं की मौत हुई थी, ठीक है। और यह अभी भी इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है। इसके अलावा मोपला विद्रोह है क्या, तो 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, मतलब 1921 में हुआ था। तो मालाबार क्षेत्र या फिर जिसे हम उत्तरी केरल भी कहेंगे, उसमें अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो मोपला या फिर मुसलमान थे उनके द्वारा किए गए विद्रोह की श्रृंखला की एक परिणति थी। वर्ष 1921 में इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसका कारण और परिणाम देखते क्या थे, तो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन और जो सामंती व्यवस्था थी उस समय की, उसके खिलाफ आरंभ हुआ था ये विद्रोह। अंत में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है सांप्रदायिक हिंसा के रूप में ये परिवर्तित हो गया था, ठीक है। उसके अलावा मलाबार के निवासी जो है उनके बीच जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन था, उसके संयुक्त संदेश को फैलाने के लिए अगस्त 1920 में गांधी जी तथा भारत में जो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, शौकत अली, इन्होंने एक साथ जो है कालीकट का दौरा किया था। उसके अलावा गांधी जी के आह्वान पर जो है मालाबार के खिलाफत समिति का गठन किया गया, ठीक है। इस टाइप के याद रखिएगा, मैचिंग में आ जाते हैं कई बार। अपने धार्मिक नेताओं पोनानी वाले महादुम तंगल, ठीक है, महादम तंगल ऑफ पोनानी, इनके नेतृत्व में जो मोपला जो मुसलमान थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में सहयोग करने की शपथ ली। उसके अलावा इस क्षेत्र में अधिकांश जो बटाईदार की समस्याएं, काश्तकारी, उनकी सुरक्षा, अत्यधिक जो लगान वसूला जाता था, नवीकरणीय शुल्क था, रिन्यूएबल फीस जिसे बोलते हैं, और जमींदारों द्वारा अन्यायपूर्ण वसूली से ये संबंधित था, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया और इस विद्रोह को कुचलने के लिए गोरखा रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश के अंदर आती थी उसको लाया गया और मार्शल जो लॉ था उसको वहाँ पे लागू कर दिया गया। उसके अलावा देखिए मालगाड़ी त्रासदी, तो ब्रिटिश दमन के दौरान कुछ मोपला कैदियों को, मुसलमान जो कैदी थे उनको मालगाड़ी से जेल ले जाया जा रहा था। इसमें से एक डिब्बे में बंद लगभग 60 कैदियों की क्या हुई, दम घुटने से मौत हो गई, ठीक है। कई बार आ जाता है मतलब इस टाइप से मैचिंग में। तो मालगाड़ी त्रासदी में हुआ क्या था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे ये फिगर दिखा रखा है जो हमारा ये था साउथ मालाबार का, ठीक है। यहाँ पे जो तालुक्स मोस्ट अफेक्टेड बाय 1921, जो विद्रोही थे 1921 के, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था यहाँ पे जो रेड कलर का, ठीक है। उसके अलावा ये तालुक की बाउंड्री भी दिखा रखी है, देख लीजिएगा पॉज करके। जीएस पेपर 2 से पीएम कुसुम स्कीम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई, मतलब कितना कार्य अभी तक पूर्ण हो चुका है इसकी समीक्षा की गई, ठीक है। तो इस समीक्षा में जो है किसानों को सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन के समय बिजली का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराने और उनकी जो आय है बढ़ाने के लिए जो पीएम कुसुम योजना है उसके महत्व पर जोर दिया गया, ठीक है। अब इस योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये किसके, सबसे पहले मंत्रालय क्या है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, ये इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा। तो जो ये योजना थी इसके तहत जो है जो किसान हैं उनके लिए देश भर में सौर पंप जो होते हैं एक तो, ठीक है, सूर्य से चलने वाले पंप और ग्रिड से जुड़े जितने भी सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र वो लगाए जाएंगे, ठीक है, ताकि उनके लिए जो बिजली है वो सस्ती पड़ सके और सौर नवीकरणीय है तो उसको दोबारा फटाफट बनाया जा सकेगा। फरवरी 2019 में जो है इसको स्वीकृति मिल गई थी, जिसका पर्पज़ क्या था, वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना। इसका लक्ष्य जो है देश भर में 2022 तक 25,750 मेगावाट
सौर ऊर्जा, ठीक है, सन एनर्जी जो है, और अन्य नवीकरणीय क्षमता है, इसकी वृद्धि करना है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में दे रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। फीचर ऑफ कुसुम स्कीम, 17.5 लाख पंप विल बी इंस्टॉल्ड ऑफ ग्रिड टू एड मतलब सहायता करना, इरिगेशन नीड जो हमारी कृषि की जो आवश्यकता है उसमें सहायता करना, फार्मर इन रिमोट लोकेशन, रिमोट मतलब दूर दराज जो एरिया होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, हम नीचे हिंदी में भी देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या थे योजना के, तो पीएम जो कुसुम योजना है उसके प्रावधानों के अनुसार जो ग्रिड है उससे जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा युक्त किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य जो है वो प्रत्येक द्वारा 30% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, सेंटर द्वारा भी और स्टेट द्वारा भी, और किसान का योगदान इसमें कितना रहेगा, 40% रहेगा। उसके अलावा जो योजना है इसके तहत जो फीडर लेवल पर जो सोलराइजेशन होती है, जो सन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको भी शामिल किया जाएगा। कार्यान्वयन आपने देख ही लिया, MNRE द्वारा किया जाएगा। तो ये एक नोडल एजेंसी होगी, मतलब एक यूनिक एजेंसी जो होती है, जो क्या करेगी, किन के बीच में समन्वय करेगी, जो हमारे स्टेट हैं, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज़ है, और डिस्कॉम जो बिजली की कंपनी है, और जो किसान है, इन तीनों के बीच समन्वय का काम MNRE द्वारा किया जाएगा। अब इसके लाभ क्या होंगे योजना, तो इसमें जो ग्रामीण भूस्वामी है, जिनके पास मतलब बड़ी बड़ी भूमि है, जो सूखी है या फिर गैर कृषि योग्य भूमि है, उनके उपयोग से मतलब अगर वो दे देते हैं पंप वगैरह सौर ऊर्जा के वो लगाने के लिए स्टेशन, तो 25 साल की अवधि के लिए एक आय का स्थायी और निरंतर स्रोत उपलब्ध रहेगा उन्हें। ठीक है, यदि सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए कृषि योग्य ज़मीनों को चुना जाता है और किसान अपने खेतों में फसल उगाना जारी रख सकते हैं, क्योंकि सौर पैनल एक न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थापित किए जाएंगे। मतलब अगर कृषि योग्य भूमि आप दे देंगे तो उस पर भी जो है इनको लगा दिया जाएगा, तो इनकी एक मिनिमम हाइट होती है, तो आप नीचे जो है इसकी कृषि कर पाएंगे। उसके अलावा सौर पंपों से डीजल चालित जो पंप है उनको चलाने के लिए डीजल पर होने वाले जो खर्च है उसमें बचत होगी, और डीजल पंपों से होने वाले हानिकारक प्रदूषण है उसको रोका जा सकेगा। ये सब आपने 10th क्लास तक पढ़ ही लिए होंगे। इसके अलावा किसानों को सौर पंपों के माध्यम से सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध होगा, मतलब फ्री में आपको बिजली पानी जो है मिलेगा। उसके अलावा GS पेपर 2 से ही यूनिट आप देख ही रहे होंगे, कर्नाटक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मतलब कोरोना के बाद जो है मेंटली काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसकी वजह से इसे जो है बनाया जा रहा है। तो इसके गठन संबंधी प्रक्रिया जारी है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार जो मेंटल हेल्थ है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की एक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी जो क्षमता होती है उसका पूर्ण उपयोग कर सके। मतलब अगर आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना। तो उसमें जो है अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके और जीवन में आने वाले सामान्य जो तनाव होते हैं उनका सामना करने, लाभकारी ढंग से काम करने और अपने समुदाय में भागीदारी करने में सक्षम हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के अगर निर्धारक देखें तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की आवश्यकता है इसके अंतर्गत एक। ठीक है, तो कोविड-19 के बाद क्या हुआ है, जो साधारण लोग हैं उनमें असाधारण स्थितियों के संपर्क में आने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामले बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। मतलब मेंटली डिस्टर्ब लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। ऐसे मामले विविध रूप से सामने आ रहे हैं जिसमें चिंता, अवसाद जैसी भावनात्मक जो तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है, और अनिद्रा, भूख में कमी जैसे जैविक प्रभाव तथा मादक द्रव्यों का सेवन करने, सदमे में से उभरने के बाद होने वाली जो व्यथाएँ हैं आदि, ये सब शामिल हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों जैसे संवेदनशील लोगों के लिए, ठीक है, घरेलू हिंसा, सामाजिक अलगाव, स्क्रीन समय में वृद्धि और गरीबी का सामना करने जैसी अधिक जटिल चुनौतियाँ उन्होंने उनके मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय अगर तथ्य देखें तो WHO की रिपोर्ट है 2020 की, उसके अनुसार विश्व स्तर पर भारत में जो है 36.6% आत्महत्याएं होती है, सुसाइड होते हैं 36.6%, और 7.5% जो है भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित है। 2022 के अंत तक, मतलब 2022 की रिपोर्ट है जो कि मतलब अंत का इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी वजह से 2022 के अंत तक इस संख्या में लगभग 20% तक वृद्धि होने की संभावना है, जो कि रिपोर्ट इस साल भी आएगी 21 की, उसमें पता चलेगा। उसके अलावा गणना के अनुसार 56 मिलियन भारतीय जो है अवसाद से पीड़ित हैं, 38 मिलियन भारतीय चिंता विकार से ग्रस्त हैं। उसके अलावा देखिए विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, इसके संदर्भ में भारत में जो कुल बीमारियाँ हैं उसके मानसिक विकारों का योगदान 1950 में जो कि 5% था, वो 2017 में 4.7% हो गया है। ठीक है, उसके अलावा भारत में जो प्रति 1 लाख की आबादी है उस पर जो मनोचिकित्सक है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो 0.3% है, नर्स 0.12, मनोवैज्ञानिक 0.07 और सामाजिक कार्यकर्ता 0.07, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता और भी कम है। उसके अलावा वांछनीय संख्या प्रति 1 लाख की आबादी पर मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की संख्या से जो है 3 से अधिक है, मतलब जो हमें वांछित मतलब जो चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो है इतना हमें चाहिए, 3 से अधिक चाहिए।
उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संवैधानिक और विधिक अधिदेश। तो अनुच्छेद 21 में आपको पता ही काफ़ी सारे अध्यादेश आते हैं। अगर कोई आपके अगर आर्टिकल आता है, अगर कोई आर्टिकल आपको समझ ना आ रहा तो कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि वो 21 में से हो, ठीक है, क्योंकि उसमें इतने सारे होते हैं कि आप मिस कर ही जाएंगे एक ना एक। तो यहाँ पे जो है मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अनुच्छेद 21 में क्या होता है? गरिमा में जीवन का अधिकार। इसके विस्तार में जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। इसको जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत गरिमा में जीवन का अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 47 आपने पढ़ा होगा, तो पोषणाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये क्या होता है? राज्य का कर्तव्य होता है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपने फैसले में दोहराया था कि जो मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार होगा। उसके अलावा देखिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। एक मतलब केंद्रीय लेवल पे भी हो और एक राज्य स्तर पे भी हो। उसके अलावा बोर्ड का गठन, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड है उसका गठन किया जाना चाहिए। आत्महत्या का जो गैर अपराधीकरण, मतलब पहले क्या था, आत्महत्या को आपराधिक मान लिया जाता प्रवृत्ति का, ठीक है, पर अब जो है आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उस समय तक मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा तथा उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। उसके अलावा विद्युत आक्षेपी चिकित्सा, इलेक्ट्रो कन्वल्यूसिव थेरेपी या शॉक थेरेपी का जो है निषेध किया जाएगा, मतलब 18 साल से कम पे। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं और एनेस्थीसिया जो होता है, बेहोश करने वाली दवा होती है, उसके साथ ही इलेक्ट्रो कोलिसिव थेरेपी ये दी जा सकती है, ठीक है। नाबालिगों के लिए ये थेरेपी क्या है? निषेध है। अग्रिम निर्देश, यह जो अधिनियम है वो मानसिक बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको एडवांस डायरेक्टिव, अग्रिम निर्देश पहले से मतलब बता देना, वो देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें क्या होगा, व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज किस प्रकार करना चाहता है यह बता सकता है, किस प्रकार से मतलब वो अपना ट्रीटमेंट चाहता है वो बता सकता है। उसके अलावा बीमा भी है, तो बीमा जो है अधिकार में कहा गया कि प्रत्येक बीमाकर्ता मानसिक बीमारी के इलाज के लिए उसी आधार पर चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा जो शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध होगा, जो मतलब उपलब्ध होगा वही उसे मिलेगा। आप देखिए, तो ऐसे जो मानसिक रोग हैं उनसे ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार क्या होंगे? तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्राप्त करना होगा, ठीक है। उसके अलावा अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार होगा उसे। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में गोपनीयता का अधिकार होगा, मतलब किसी और को ना बताया जाए उसकी ट्रीटमेंट। उसके अलावा आवश्यकता क्या है? तो समग्र स्वास्थ्य बजट में मानसिक स्वास्थ्य जो देखभाल है, ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है उस पर व्यय करने के अनुपात में वृद्धि की जाए। ये तो हर चीज़ में लागू होगा कि उसके जो बजट है उसमें वृद्धि की जाए। प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो, जिन्हें मतलब नॉलेज अच्छी हो। स्वच्छ मानसिक अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक से निपटने के लिए व्यापक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जाए, ठीक है। बी एक्टिव, कनेक्ट, गिव, मतलब ये सब जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा करते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक जीएस पेपर 2 से है, चीन की 3 बच्चा नीति, ठीक है। जैसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी 1980 में, फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, पर अब जो है 3 चाइल्ड पॉलिसी आप यूनिट देख ही रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो चीन है उसकी विधायिका द्वारा दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने हेतु देश के परिवार नियोजन नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन किया गया है। साथ ही घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपायों की घोषणा की गई है, ठीक है। इसके पीछे के कारण क्या है? तो हाल ही में जो है जो दशकीय जनगणना आंकड़े उससे पता चला है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से घटती जा रही है। चीन का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है उसके अनुसार पिछले साल 12 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जो कि 1961 के बाद सबसे कम है अभी तक, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वो क्यों लागू की थी? क्योंकि जो 1980 था उसके आसपास तक जो चाइना उसकी जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी को ये लगा कि देश की बढ़ती आबादी आर्थिक प्रगति को बाधित करेगी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आर्थिक प्रगति अपने आप बाधित होगी। इस नीति को लागू करने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे, जिनके तहत एक बच्चा पैदा करने वाले परिवारों के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया गया। गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ होती हैं उनको व्यापक रूप से उपलब्ध किया गया। नीति का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, ये सब शामिल थे। इस नीति की आलोचना अगर हम देखें तो चीनी अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक इस नीति को एक सफलता के रूप में बताया जा रहा है
और दावा किया गया कि इस नीति के ने लगभग 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक लिया, ठीक है। और इसके जो पॉपुलेशन है उससे जो है भोजन और पानी की कमी संबंधी गंभीर समस्याओं को टालने में मदद मिली है, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चा पैदा करने की जो सीमा है वो देश में असंतोष का एक कारण रही थी, मतलब ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति थी, क्योंकि इसके लिए जो राज्य है उसके द्वारा जबरन गर्भपात, नसबंदी जैसे क्रूर रणनीति है उनका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो गरीब चीनी है, मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा अगर एक से ज़्यादा होगा तो जिस पे फाइन होगा अमीर लोग तो आराम से भर लेंगे, है ना, पर गरीबों को उसके भरने में भी दिक्कत आएगी। इस नीति को लागू करने के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन भी किया गया, मतलब एक फ्रीडम होती है तो वो फ्रीडम नहीं दी गई, ठीक है। इसे सामाजिक नियंत्रण करने के एक उपकरण के रूप में प्रजनन सीमाओं को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पुरुषों के जो पक्ष है उसमें लिंगानुपात को प्रभावित किया, मतलब लोग यही चाहेंगे कि उनके एक हो तो लड़का ही हो, ठीक है, ताकि मतलब उनका वो बढ़ सके जो उनकी मतलब वंश होता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी वजह से जो कन्या भ्रूण है उनके गर्भपात में वृद्धि हुई और इसी तरह अनाथालयों में जो छोड़ जाते लड़कियों को उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसकी वजह से चीन में वृद्धों की संख्या जो है उसमें अन्य देशों की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे जो है देश की विकास क्षमता प्रभावित हुई। इस नीति को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचने के बहस से सत्तारूढ़ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव कर प्रत्येक विवाहित जोड़े को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई, ठीक है, ताकि वहाँ के वृद्ध जो लोग हैं उनमें कमी आए, ठीक है। आगे के सुधार की जाने की आवश्यकता क्या है? तो वन चाइल्ड पॉलिसी में छूट देने से देश में युवा लोगों के अनुपात में कुछ सुधार तो हुआ, किंतु इस नीति परिवर्तन के लिए आसन्न जनसांख्यिकी संकट है उसको टालने हेतु अपर्याप्त माना जा रहा है। मतलब आज के टाइम पे अगर देखें तो इसे अपर्याप्त माना जा रहा है, क्योंकि पहले के लोग क्या थे, जैसे देखते हैं आप तो 5-6 बच्चे हो जाते थे। आज के टाइम में मतलब महंगाई इतनी है कि लोग चाहते ही नहीं कि उनके 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों। तो आगे की चुनौतियाँ क्या है कि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रजनन अधिकारों पर ढील देने के आगामी अवांछित जनसांख्यिकी बदलाव से बचने में बहुत मदद नहीं मिल सकती है, ठीक है। जो जिसके रीज़न क्या है, तो जीवन यापन, शिक्षा, वृद्ध माता पिता के भरण पोषण, इनकी बढ़ती लागत, मतलब वही कीमत बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा बच्चे चाहते नहीं है लोग। देश में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति है। कई दंपति को मानना है कि एक बच्चा काफ़ी है और वे अतिरिक्त बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक 1989 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था एवं किंगाली संशोधन, ठीक है। तो ये मतलब जो हमारी HFC जो गैसेज होती हैं उनके बारे में है, जो कार्बन जो ओजोन पे लेयर में वो हो रहा है, छेद कर रही है ये गैसेज, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है उसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें किया गया जो किंगाली संशोधन था, ये हमने पढ़ा भी था डेली करंट अफेयर में ही, उसके अनुसमर्थन को जो है स्वीकृति दी। तो अब ये है क्या किंगाली संशोधन? तो इस संशोधन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए अक्टूबर 2016 इसमें रवांडा की राजधानी जो किगाली थी उसमें आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसके पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान इसे अंगीकृत किया गया था 2016 में। यह संशोधन पहले ही 2019 की शुरुआत से लागू हो चुका था। किगाली जो संशोधन है उसके अंतर्गत जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इन सब से मतलब ये निकलती है HFC गैस। फर्निशिंग, फोम उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु प्रावधान किए गए। उसके अलावा किंगाली संशोधन के तहत निर्धारित जो लक्ष्य थे उसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि जो ये सदी है इसके मध्य से पहले मतलब 1950 से पहले HFC के वर्तमान उपयोग को कम से कम 85% तक कम किया जाए, ठीक है, 1950 से पहले। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों द्वारा अलग अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई। भारत के लिए यह लक्ष्य जो है 2047 तक हासिल करना है, जो भारत को हासिल करना है, जबकि विकसित देशों के लिए 2036 तक की समय सीमा निर्धारित की गई। चीन और कुछ अन्य देशों के लिए समय सीमा जो है 2045 है, ठीक है। 85% अपना HFC गैसेस कम करना है चाइना को 2045 से पहले। समृद्ध देशों द्वारा जो HFC उत्सर्जन है उसमें कटौती तत्काल शुरू की जानी चाहिए। भारत और कुछ अन्य देशों को अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC है उस उपयोग में 2031 से कटौती शुरू करनी होगी, ठीक है। महत्व और अपेक्षित परिणाम अगर देखें तो यदि किगाली संशोधन के प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो इससे सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली वृद्धि को जो है 0.5% डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सकेगा इस सदी के अंत तक, ठीक है। 2000 मतलब जो 3000 आएगा उससे पहले
प्रस्तावित लाभों की दृष्टि से कार्यान्वयन में आसानी के मामले में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती के लिए लागू किया गया कोई भी एकल हस्तक्षेप किगाली संशोधन के प्रावधानों के करीब भी नहीं आता है। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपल स्टेप्स लेंगे तो वो किगाली संशोधन में जो भी प्रावधान है उनके पास आसपास भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेरिस समझौते में निर्धारित जो पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर तापमान वृद्धि उसको प्रतिबंधित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा HFC जो है वो है क्या, हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक ऊष्मन के कारणों के रूप में जो HFC है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से भी बदतर गैस माना जाता है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छा खासा जो ग्रीन हाउस वो होती है, हमारी ओजोन लेयर होती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, पर ये उससे भी बदतर है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले 22 जो HFC है उनकी औसत ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ज़्यादा अधिक है, 2500 गुना अधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मॉनेट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में देखें तो 1989 में हस्ताक्षरित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका उद्देश्य क्या था, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत की सुरक्षा करना, ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब कम करना। तो इस प्रोटोकॉल के तहत जो CFC थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, और अन्य जो ओजोन क्षयकारी मतलब जो ओजोन लेयर में नुकसान पहुंचाने वाली डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनके पूर्णतः हटाने की अनिवार्य किया गया। ठीक है, पिछले 3 दशकों से यह प्रोटोकॉल अपने प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने में कामयाब भी रहा है। 3 दशकों से मतलब 1990 के बाद से। अगर वर्तमान चिंताएं देखें तो जो CFC है उसको धीरे धीरे HFC की में से परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब HFC को इसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और कुछ मामलों में इसकी जगह जो HFC है वो लेता जा रहा है, जिसका ओजोन परत पर अपेक्षाकृत न्यूनतम प्रभाव होता है। CFC गैसेस का कम प्रभाव होता है एज़ कम्पेयर टू HFC गैसेस। उसके अलावा HFC की जगह जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HCF की जगह HFC में परिवर्तन अभी भी कई देशों में, खासकर विकासशील देशों में जो है जारी है। उसके अलावा जो HFC है वो हालांकि ओजोन परत के लिए कम हानिकारक होते, किंतु फिर भी यह काफ़ी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज होती है। यदि इन गैसों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, मतलब हवा में छोड़ दिया जाए, तो वार्षिक ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में इनका योगदान 2050 तक 19% सिर्फ इसी गैसेज का रह जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो ऐतिहासिक परमाणु संलयन में सफलता। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के एक जो वो है भौतिकविद हैं, उन्होंने फुटबॉल के 3 मैदानों के आकार के लेज़र का उपयोग किया, मतलब 3 अलग अलग फुटबॉल के जो मैदान होते हैं इतने बड़े लेज़र का उन्होंने यूज़ किया, उसके संलयन के माध्यम से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ठीक है, मतलब इतना बड़ा उन्होंने जो वो लगाया, लेज़र लगाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस सफलता के बाद एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के विकास की आशा दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी होगी एक तरह से ये। तो इस प्रयोग का क्रियान्वयन एवं परिणाम अगर हम देखें तो विशेषज्ञों द्वारा पहले की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा का महाविस्फोट निर्मित करने के लगभग 200 लेज़र बीम की अपनी विशाल श्रृंखला को एक छोटे से स्थान पर केंद्रित किया गया। इतने सारे लेज़र को एक ही स्थान पर केंद्रित किया गया, मतलब अगर छोटे छोटे बहुत सारे मैं लेज़र लगा दूं और उनका जो धूप से उन पर पड़ रही है सनरेज, उसको मैं एक सेंटर पे फोकस कर दूं, इस टाइप से किया गया। हालांकि प्रयोग में उत्पन्न ऊर्जा अत्यल्प समय, मतलब 1 सेकंड के 100 ट्रिलियन हिस्से के बराबर थी, उसके लिए उत्पन्न की जा सकी, किंतु वैज्ञानिक जितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उससे जो है कहीं अधिक ऊर्जा पैदा करने में वो सक्षम है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के जो 2 समस्थानिक होते हैं उनका यूज़ किया, जिसमें विशाल मात्रा में हीलियम गैस जो होती है He, हाइड्रोजन H होती है, तो वो उत्पन्न हुई। ठीक है, संलयन क्या होता है और यह विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है, तो आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन जो होता है, तो जो संलयन होता है वो प्रक्रिया में बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मतलब जो वेस्टेज होती है वो नहीं होती, इससे किसी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी नहीं होता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे जो है भविष्य की संभावित ऊर्जा मान रहे हैं। ठीक है, जो फ्यूज़न होता है संलयन, वो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक जो न्यूक्लियर फिजन होता है उससे अलग होता है। ठीक है, फिजन में क्या होता है, अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, फ्यूज़न में क्या होता है, टूटते हुए चले जाते हैं अलग अलग पार्टिकल। ठीक है, तो जो फिजन होता है वो प्रक्रिया में भारी परमाणु नाभिक के बंध टूट कर ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। सॉरी, जो फिजन होता है इसमें टूट कर एनर्जी इनके बीच में से रिलीज़ होती है, और फ्यूज़न में क्या होता है, इकट्ठे होते चले जाते हैं वो। ठीक है, जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो जो फ्यूज़न है वो सूर्य तथा अन्य तारों का
ऊर्जा का स्रोत है। इस तारकीय निकायों के केंद्र में अत्यधिक ऊष्मा एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन नाभिक परस्पर टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोजन नाभिक संलयन होकर भारी हीलियम अणुओं का निर्माण करते हैं, He का निर्माण करते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रीलिम्स फैक्ट है अफगानिस्तान के हजारा। तो हजारा जो है अफगानिस्तान का एक जातीय समूह है। ये मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। चंगेज खान और उसकी सेनाओं ने 13वीं शताब्दी के दौरान इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनकी विशिष्ट एशियाई शारीरिक लक्षण और हजारगी नामक फारसी बोली का उपयोग भी उन्हें देश के बाकी हिस्से से अलग करती है। हजारा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान की है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, तो हाल ही में जो कहा कि ओडिशा सरकार जो है जिसने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो राज्य के 96 लाख परिवार हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, मतलब हेल्थ की जो सेवाएं सर्विसेज होते हैं वो कवरेज प्रदान की जाएगी। तो जो BSKY है इसके तहत महिला लाभार्थियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड धारकों को राज्य के 200 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। उसके अलावा देखते हैं कल का कब आएगा, तो उसी जब ही कराएंगे जब आएगा। तो उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को। एंड हैव अ गुड डे।